हमारे YouTube चैनल स्टडी IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस। आइए डीएलएड के प्यारे साथियों, स्टडी IQ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे शिक्षण अधिगम का चैप्टर 3, जिसके दो टॉपिक पर वीडियो आ चुके हैं और आज हम लोग तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं इसी चैप्टर के। तो तीसरे टॉपिक या तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहला पार्ट और सेकंड पार्ट आ चुका है, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और अगर किसी का सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है या आपको अगर थ्योरेटिकल पढ़ना है तो आप इससे पढ़ सकते हैं। इससे वेस्ट आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी यूट्यूब में, जो आपको इस तरह हैंड राइटिंग लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और जिसको ज़रूरत है उसको आप प्लीज़ शेयर करिए, ताकि वो इधर उधर परेशान होने से अच्छा इस वीडियो को देख करके अच्छे से वो अपनी हैंड राइटिंग नोट्स बना सकता है, या फिर उसको अगर डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है तो वो इससे पढ़ भी सकता है, ठीक है। एग्ज़ाम में बहुत से लोग होते हैं कि पहले इजी नोट्स से पढ़ने से पहले वो डिस्क्रिप्टिव पूरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको हैंड राइटिंग नोट्स मिलती नहीं है और वो बना नहीं पाते हैं किसी कारणवश। तो इसलिए उनको भेजिए प्लीज़, ओके। तो आइए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो टॉपिक आपका ये थर्ड पार्ट जो है तो प्रयोगात्मक कार्य प्रवृत्ति से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इससे स्टार्ट करते हैं। अब तक शिक्षक की अनेक युक्तियां बताई जा चुकी हैं। अभी तक जो हम शिक्षक की अनेक युक्तियां दो पार्ट में बताए हैं, तो वही कह रहा है बताई जा चुकी हैं। उन्हीं में से एक यह भी युक्ति है जिसमें प्रायोगिक प्रदर्शनात्मक युक्ति का प्रयोग प्रारंभिक कक्षा में किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से बालकों के समक्ष प्रयोग की जाती है, जिसका बालकों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस युक्ति में छात्रों को विषय संबंधी मूर्त वस्तुएं कक्षा में दिखाई जाती हैं। छात्रों को उन वस्तुओं के विषय में ज्ञान कराया जाता है। जब छात्रों को प्रत्यक्ष वस्तु दिखाई जाती है तो वे उनके विषय में वास्तविक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कक्ष में छात्रों को उन वस्तुओं का प्रयोग भी समझाता है। इस प्रकार छात्र उस वस्तु का प्रयोग करना सीख जाते हैं। आइए चलते हैं वाद विवाद प्रवृत्ति पर, ठीक है। तो इसमें एक शिक्षाविद हैं जेम्स एमली के अनुसार कहते हैं ये कि वाद विवाद एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी सहयोग के रूप में किसी समस्या या प्रकार पर बातचीत करते हैं, ठीक है। तो ये वाद विवाद के बारे में उन्होंने बताया है कि इस तरह यहाँ पर शिक्षक और शिक्षार्थी बात करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। वाद विवाद प्रवृत्ति से तात्पर्य परस्पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों में किसी विषय विशेष घटना आदि पर बातचीत करना। वार्तालाप की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। इसमें किसी सिद्धांत की नियमावली नहीं होती है। इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। वाद विवाद में किसी औपचारिक की आवश्यकता नहीं होती है। वार्तालाप परस्पर अपने अनुभवों, भावनाओं व ज्ञान का आदान प्रदान करता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सेकंड नंबर जो एक शिक्षाविद हैं भौमक व सिम्पसन लिखते हैं, वाद विवाद बातचीत एक सामूहिक निश्चित स्वरूप है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों में अनौपचारिक बातचीत के रूप में किया जाता है, ठीक है। इन्होंने ये कहा। तो देखते हैं
तो महत्व नंबर 1, वाद विवाद प्रविधि के द्वारा शिक्षक को बालकों की भाषा संबंधी अशुद्धियों को जानने और उनके ठीक करने का अवसर प्राप्त होता है। जब बच्चा बात करेगा तो आपके उसके बातचीत में उसकी अशुद्धियों को आप पहचान पाएंगे और उनका निराकरण करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड नंबर, वाद विवाद प्रविधि शिक्षा प्राप्त करने का समाधान है। वाद विवाद प्रविधि बालकों में गहन और गंभीर विषय पर विचार विमर्श करने की क्षमता का विकास करती है। वाद विवाद प्रविधि के द्वारा बालकों को अनौपचारिक ढंग से विचार विमर्श करके व प्रशिक्षण प्रदान करना। वाद विवाद प्रविधि शिक्षकों को संख्यात्मक और गुणात्मक दृष्टि से बालकों के शुद्ध भंडार को जानने और वृद्धि करने हेतु सहायक है। इसके गुण देख लेते हैं। नंबर 1, इस प्रविधि के द्वारा बालकों में तर्क शक्ति का विकास होता है। यह शिक्षण प्रविधि की प्रजातांत्रिक युक्ति है। इसमें छात्र जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह वातावरण से प्राप्त होता है। इस प्रविधि में बालक अपने भावों को व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त करते हैं। यह युक्ति बालकों में सहयोग की भावना का विकास करती है। ठीक है, यह प्रविधि बालकों को मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा देती है। इसके दोष भी देख लेते हैं, ये लाभ थे। इसके दोष नंबर 1, बालक बेकार में वाद विवाद में पढ़कर अपना मूल्यवान समय नष्ट कर देते हैं। नंबर 2, इस प्रविधि में कुछ बालक क्रियाशील रहते हैं तथा शेष बालक निष्क्रिय रहते हैं। भाई आपस में जो बालक बातचीत करेगा अन्य बालक उनकी बातचीत को सुनेंगे। तो जो 2 या 2 से अधिक बालक बातचीत कर रहे हैं या टीचर और बालक के बीच में हो रही है तो वो तो क्रियाशील है, अन्य बच्चे जो उनको सुन रहे हैं वो निष्क्रिय हैं। ठीक है, इस प्रविधि के द्वारा संपूर्ण विषय वस्तु का शिक्षण नहीं किया जा सकता है। किसी एक टॉपिक को लेकर के उस पर बहस होती है। ठीक है, यह प्रविधि प्राथमिक स्तर पर प्रभावशाली ढंग से प्रयोग नहीं लिया जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर प्रभावशाली नहीं होती है क्योंकि छोटे बच्चे वाद विवाद नहीं कर सकते हैं, ये बड़े बच्चों के लिए होता है। ठीक है, ये डिबेट जो होती है वो बड़े बच्चों में होती है। कार्यशाला प्रविधि वर्तमान युग में शिक्षा के क्षेत्र में जटिल समस्याओं के समाधान हेतु कार्यशाला विधि का महत्व अधिक बढ़ जाता है। विश्वविद्यालय आयोग यूजीसी द्वारा 1982 से 83 में 27 कार्य का योजना किया गया। ठीक है, कार्यशाला के कार्यक्रम शिक्षकों को अपने कार्य में सफलता दिलाने हेतु आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम योग्य विभागीय सदस्यों के निर्देशन में अति आधुनिक क्षेत्रों की संक्षिप्त किंतु विशिष्ट देने के लिए आयोजित होते हैं। कार्यशाला सामूहिक समाधान करने की नवीनतम प्रविधि है। कार्यशाला के उद्देश्य निम्न है। नंबर 1, ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसका कार्यशाला का पहला नंबर ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। इस प्रयोग से निम्नलिखित ज्ञानात्मक प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। नंबर जैसे 1 है, इसमें पहला पॉइंट है शिक्षक व्यवसाय संबंधी समस्याओं का समाधान खोजना और किसी प्रकरण के व्यवहारिक पक्ष को समझना खोजना। शिक्षक एवं व्यवसाय संबंधी उद्देश्यों का सामूहिक रूप से निर्धारण करना। आगे चलते हैं। सेकंड नंबर क्रियात्मक उद्देश्य, शिक्षक का विशिष्ट व्यवहारिक क्षमताओं का विकास करना, शिक्षण की प्रभावी प्रविधियों का निर्धारण करना, शिक्षक तथा शिक्षक के नवीन उपागमों का प्रशिक्षण देना। कार्यशाला की व्यवस्था सेकंड टॉपिक है इसका। तो व्यवस्था में नंबर 1 व्यवस्थापक होता है। तो व्यवस्थापक कैसा होता है? तो व्यवस्थापक कार्यशाला की व्यवस्था करता है। वह कार्यशाला का प्रकरण व्यक्तियों का निर्धारण करके उनसे संपर्क स्थापित करता है।
अध्यक्ष। अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? इसका चयन कार्यशाला का व्यवस्था कर रहता है। इस प्रकरण से संबंधित व्यक्ति होना चाहिए। नंबर 3, प्रशिक्षणी। इसका प्रकरण से प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए, साथ ही उनकी उनमें रुचि होनी चाहिए। नंबर 4, विशेषण या स्रोत व्यक्ति। ठीक है, इसका दायित्व प्रशिक्षणियों को नवीन उत्पादन के बारे में बात है। ठीक है। नंबर 3, कार्यशाला की विधि का स्वरूप। कार्यशाला विधि का कार्यक्रम 10 दिन का होता है। यह इससे अधिक होता है। इसकी प्रमुख 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था प्रकरण संबंधी स्पष्टीकरण। द्वितीय अवस्था उपागम का प्रयोग करने का अभ्यास करना। नंबर 3, तैयार की गई सामग्री की जांच और निरीक्षण करना। नंबर 4, प्रयोग कार्यशाला का क्षेत्र। पाठ योजना की नवीन प्रारूप बनाने हेतु क्रियात्मक अनुसंधान प्रयोग होते हैं। पाठ योजना में प्राप्त उद्देश्यों को व्यवहारिक परिवर्तनों के रूप में लिखने हेतु नवीन प्रकार की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के निर्माण हेतु। नंबर 5, कार्यशाला की विशेषताएं। तो यह विधि शिक्षा के ज्ञानात्मक और क्रियात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रमुख भूमिका निभाती है। यह शिक्षण कौशलों के विकास और सुधार में सह उपयोगी है। इसके द्वारा समूह में कार्य करने तथा सहयोग की भावना का विकास किया जाता है। यह विधि व्यवहारिक क्षमताओं के विकास में सहयोगी है, सहायक है। भ्रमण प्रविधि, एक भ्रमण प्रविधि आती है। तो इस प्रविधि से तात्पर्य है कक्षा शिक्षण में अतिरिक्त बाहरी क्षेत्रों की यात्रा द्वारा वास्तविक अनुभव प्राप्त करना। भ्रमण के द्वारा बालकों को स्वयं अधिगम अर्जित करने व अनुभवों को एकत्र करने का अवसर प्राप्त होता है। देशाटन को शिक्षा से जोड़ने का कार्य प्रो रॉन ने पहले किया। वास्तव में क्षेत्रीय जो पर्यटन है शैक्षिक पर्यटन का ही एक भाग है। शैक्षिक पर्यटन स्वतंत्र व अनौपचारिक दोनों तरह से हो सकता है। स्वतंत्र पर्यटन में छात्रों का सामूहिक समूह किसी एक निश्चित स्थान पर कुछ तत्वों की जानकारी हेतु जाता है। औपचारिक पर्यटन में बालकों के समूह को शिक्षकों के पर्यवेक्षण के अंतर्गत किसी विशिष्ट स्थान पर ले जाया जाता है, जिससे कुछ तत्व की जानकारी होती है जिसका स्थायी रूप से प्रभाव बालकों पर पड़ता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर बालक की जितनी अधिक इंद्रियां किसी कार्य को करने में क्रियाशील होती हैं, शैक्षिक पर्यटन एक अलग विचार है, परंतु अन्य प्रकार की यात्राएं भी अनुभवों का विस्तार प्रदान करती हैं। एक प्रकार से ढंग के शैक्षिक पर्यटन व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आते हैं। देशाटन के 3 भागों में विभाजित किया गया है। आनंद व मनोरंजन हेतु व्यक्तिगत व पारिवारिक भ्रमण होता है, जो मतलब परिवार के साथ जाते हैं, और मनोरंजन और आनंद के हेतु। दूसरा नंबर है क्षेत्रीय संबंधित भौगोलिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करना और व्यावसायिक भी। ठीक है। और एक शैक्षिक संबंधी, ये 3 हो गए। महत्व तो देखते हैं। नंबर 1, छात्रों में भ्रमण करने की सहज एवं स्वाभाविक रुचि बढ़ती है तथा उनमें स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है। नंबर 2,
छात्र जब प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उनके अंदर सूक्ष्म निरीक्षण एवं मानसिक शक्तियों का उपयोग करने तथा एक दूसरे के सहयोग से मानव संबंधी विकास होता है। नंबर 3, छात्र प्राकृतिक सामाजिक व अनौपचारिक औद्योगिक तथा भौगोलिक स्थानों का भ्रमण करके मनोरंजन व आनंद प्राप्त करते हैं। शिक्षण संबंधी किसी वस्तु के सीधे संपर्क से वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है जो ज्ञान को स्थायी बनाने में सहायक है। नंबर 5, पर्यटन द्वारा सदैव ज्ञान में वृद्धि होती है और स्मृति में स्थायित्व होता है। भ्रमण के समय अध्यापकों का कर्तव्य क्या होना चाहिए बच्चों के प्रति? तो इसमें देखते हैं, भ्रमण के दौरान अध्यापकों का यह कर्तव्य है कि वे रास्ते में छात्रों के समय समय पर कुछ नवीन बातों का ज्ञान देते रहें। नंबर 2, भ्रमण के दौरान छात्रों को चाहिए कि वे अधिक से अधिक वैज्ञानिक जानकारी एकत्रित करें। शिक्षक को भ्रमण के दौरान छात्रों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। भ्रमण में खतरे वाले स्थान जैसे झील, कारखानों तथा बिजली घरों आदि स्थानों पर सतर्कता बरतने के लिए आवश्यक निर्देश दें। भ्रमण के दौरान निरीक्षण कार्य के समाप्त होने पर कुछ मनोरंजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षक को सामान की सुरक्षा पूरी तरह से जानकारी चाहिए। इसके लिए छात्रों के समूहों में से किसी एक को दायित्व सौंप देने चाहिए और समय समय पर स्वयं भी देखभाल करनी चाहिए। भ्रमण प्रविधि के लाभ। भ्रमण प्रविधि को जब शिक्षा से जोड़ा जाता है तो उसके उद्देश्य सर्वथा अलग हो जाते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, भ्रमण निरीक्षण की प्रक्रिया है जिसमें बालकों के समूह को किसी स्थान विशेष पर ले जाकर के प्रत्यक्ष रूप से विषय वस्तु का वास्तविक ज्ञान कराया जाता है। नंबर 2, अलग अलग विभिन्न विषयों के कुछ प्रकरणों का ज्ञान पर्यटन के माध्यम से अच्छी तरह प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। जो कोई चीज़ प्रत्यक्ष, अगर हम पेड़ के बारे में बता रहे हैं या फिर अगर हम पेड़ के बारे में क्लास में बता रहे हैं और हम किसी पेड़ के पास ले जा करके उसके अलग अलग पार्ट्स को दिखाएं और बताएं, तो उसमें अंतर होता है दोनों में। बालकों को प्रकृति का सानिध्य मिलता है जिससे वे प्रकृति के प्रति लगाव महसूस करते हैं और सामाजिक एवं भौगोलिक स्थानों में भ्रमण के लाभ पाते हैं। नंबर 4, भ्रमण द्वारा बालकों में स्वाभाविक रूप से अनुरुचियां जागृत होने लगती हैं। वे रचनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करते हैं। नंबर 5, बालकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जब वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है तो उनके अंदर सूक्ष्म आत्मनिरीक्षण एवं मानसिक क्षमताओं का उपयोग करने व एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना का विकास होता है। इसके दोष देख लेते हैं। हर चीज़ के अगर लाभ है तो कुछ दोष भी होते हैं। भ्रमण के दौरान दुर्घटना की समस्याएं भी रहती हैं। क्षेत्रीय पर्यटन में अधिकांश छात्र मनोरंजन की दृष्टि से जाते हैं जो शिक्षण उद्देश्य प्राप्त करने में बाधक होती है। बच्चे वहाँ पे इंजॉय करते हैं, जो कि ये खतरनाक होता है, इस शिक्षण मतलब प्रक्रिया में बाधक हो जाता है। क्षेत्रीय पर्यटन से कक्षा शिक्षण में रुकावट आ जाती है। अगर आप ज़्यादा घूमेंगे तो विषय आपका जो टॉपिक है, जो क्लास में पढ़ाया जाता है, वो पीछे हो जाता है। जो छात्र ऐसे परिवार के हैं जो गरीबी से गुजरते हैं, वे पर्यटन में भाग नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो पैसा नहीं दे पाते हैं। कहीं भी कोई भी स्कूल अगर टूर में ले जाता है तो 200, 400, 500, 600 फीस लेता ही लेता है प्रति बच्चे से, तभी वो टूर जा पाते हैं। और स्कूल अगर अपनी तरफ से उस चीज़ को एडजस्टमेंट करता है तब तो बच्चे रेडी हो जाते हैं, नहीं तो हर घर के बच्चे रेडी नहीं हो पाते हैं। प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभव प्राप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसमें समय का
धन अधिक लगता है, समय व धन अधिक लगता है जो विकासशील देश में महंगा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। शिक्षण अधिगम जो है आपका है, इसका चैप्टर थर्ड पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे, चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ है, अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर 5 की तरफ। ठीक है, अभी हम शिक्षण अधिगम में चैप्टर 5 की तरफ मिलेंगे। अभी हम लोगों का चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ है आज। ठीक है, चैप्टर 4 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। और ये हाँ, चैप्टर 4 शिक्षण की प्रविधियाँ जो चैप्टर 4 था, इसकी तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं और ये ख़त्म भी हो चुका है पूरी तरह से। इसके 3 पार्ट आ चुके हैं। अब हम लोग 5 चैप्टर की तरफ चलेंगे। और ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों को, ज़रूरतमंदों को ये वीडियो भेजिए। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसको ज़रूरत है और किसको इस जो मतलब डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहता है, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना चाहता है और एग्ज़ाम के पहले पढ़ाई करना चाहता है, उसको आप ये वीडियो रिकमेंड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए। और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।